हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके यूनिट फर्स्ट यानी कि ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक और नया टॉपिक। ये टॉपिक हालांकि छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक है हमारा नेजल डिकंजेस्टेंट। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि इस टॉपिक को बनाने के लिए हमने काफी सारे डेमो यूज किए हैं इस टॉपिक में, इस वीडियो में। सो आप पूरे लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें, आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। इसमें एनिमेशन भी इंक्लूड होंगे, तो मैं एक्सपेक्ट यही करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है नेजल डिकंजेस्टेंट। और उसके बारे में बात करेंगे तो वो होंगे कुछ इंपॉर्टेंट उनके इंट्रोडक्शन, एक दो लाइन में, और उनके काम करने के तरीके कि वो कैसे एज ए नेजल डिकंजेस्टेंट काम करते हैं। सबसे पहले हमको हमेशा की तरह इस टॉपिक के मतलब को समझना होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपसे जुड़ा हुआ है और आपने अक्सर इसको कई बार फेस भी किया होगा। नेजल डिकंजेस्टेंट कहने का मतलब है ऐसे ड्रग, ऐसे एजेंट जो कि नेजल में, हमारे नाक में, नोस्ट्राइल्स में ऐसे ब्लॉकेज को, जिसकी वजह से हमको सांस लेने में तकलीफ होती है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस की वजह से, म्यूकस के विस्कस हो जाने की वजह से, म्यूकस के ड्राई हो जाने की वजह से हमको सांस लेने में तकलीफ होती है। ये जरूरी नहीं भी है कि अक्सर म्यूकस ड्राई ही हो, लेकिन अगर म्यूकस की प्लगिंग ज्यादा होगी तो वो आपके नोस्ट्राइल को ब्लॉक कर सकते हैं और इसकी वजह से हमको सांस लेने में तकलीफ होती है। और ये फिर आगे जाकर के आपको ब्रेथलेसनेस, बेचैनी कॉज करेगी। अक्सर आपने ये देखा है कि इस प्रॉब्लम से रिलीफ पाने के लिए आप घर के कई हाउस होल्ड चीजों को यूज करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से साधारणतः अगर बात करूं तो स्टीम लेना एक इंपॉर्टेंट तरीका होता है ठीक करने का। इसके अलावा विक्स इनहेलर्स हैं, विक्स के वेपोरब है, झंडूबाम के माइल्ड वेपोरब है, स्ट्रॉन्ग वेपोरब है, हिमालय की कोल्ड बाम है। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि आपके इसी नेजल के कंजेशन को दूर करने में आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही एजेंट को हम कहते हैं नेजल डिकंजेस्टेंट। लेकिन यहां पे एक बात और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये जो अभी मैंने आपको कुछ नाम बताए हैं, जनरल हाउस होल्ड की चीजें बताई हैं, ये तो रिलीफ प्रोवाइड करेंगी, लेकिन पूरी तरह से जब ये रिलीफ प्रोवाइड ना कर पाए तब हमको एक स्पेसिफिक मेडिकामेंट या मेडिसिन की आवश्यकता पड़ेगी, जिनको हम कह सकते हैं एक्चुअल में ऑफिशियल क्लासेस ऑफ नेजल डिकंजेस्टेंट, जिनके बारे में थोड़ी ही देर में आप देखने वाले हैं। तो इन सारे ड्रगों के बारे में हमको पढ़ना है कि वो कैसे, किस किस मैकेनिज्म को फॉलो करके काम करते हैं और उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के रूट के अकॉर्डिंगली कौन कौन से दो टाइप होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये हमारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं नेजल डिकंजेस्टेंट के, वो हैं अल्फा एगोनिस्ट। अब यहां पे क्या मतलब हुआ, ये सारे जो एग्जांपल हैं वो इसी कैटेगरी के ड्रग को बिलोंग करते हैं। अल्फा 1 एगोनिस्ट, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अल्फा 1 एगोनिस्ट मतलब होता है जो कि अल्फा 1 पे उसके बाइंडिंग को और ज्यादा फैसिलिटेट करे, मोटिवेट करें, सपोर्ट करें, वो कहलाते हैं अल्फा 1 एगोनिस्ट। अब यहां पे कुछ चीजें आपको याद आ रही होंगी, अगर आपको याद नहीं आ रही है तो मैं आपको रिकॉल करना चाहूंगा। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के केस में हमने अल्फा ब्लॉकर के बारे में बात किया था। ये अल्फा ब्लॉकर आपके ब्लड के कॉन्स्ट्रिक्शन को रिलीफ देने में काम करते थे, वैसोडायलेशन करने में मदद करते थे, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली। अब यहां पे हमको ये देखना है कि ये जो अल्फा 1 एगोनिस्ट है वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि ये ब्लॉकर नहीं एगोनिस्ट है। तो इस वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से हमारे जो नेजल के नोस्ट्राइल्स में एक प्रकार से ब्लॉकेज था, कंजेशन था, ये कैसे ठीक होगा। तो जो अल्फा 1 एगोनिस्ट है वो क्या कॉज करते हैं, वो कॉज करते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन इन नेजल कैविटी। अब इसकी वजह से कैसे इफेक्ट होगा बस थोड़ी देर में आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूं। दूसरा, अगर मैं इनके रेस्पेक्टिव एग्जांपल की बात करूं अकॉर्डिंग टू देयर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकॉर्डिंग टू देयर मार्केटेड अवेलेबिलिटी, तो हम इसको दो मेन क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होगा ओरली, यानी कि इसका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रूट से दिया जाएगा, और दूसरा होगा हमारा टॉपिकल, या इसी को नेजल रूट कह लीजिए। नेजल रूट कहने का मतलब यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि हम इसको टॉपिकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इसको इनहेल करके आपके लंग्स तक नहीं पहुंचा रहे हैं, केवल नोस्ट्राइल्स के अगल बगल जो मसल्स हैं, म्यूकस हैं और आपके जो छोटे छोटे कैपिलरीज हैं, इनको साइड में स्प्रे कर रहे हैं लिक्विड फॉर्म में। दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ टॉपिकल नेजल स्प्रे, नॉट इनहेलेशनल। तो दूसरा देखिए इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें अब, तो पहला ओरल है और इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इफेड्रिन, स्यूडोइफेड्रिन और हमारा है फेलारिमिन। ये जो इंपॉर्टेंट ड्रग हैं वो ओरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जबकि जो नेजल स्प्रे है जिसके बारे में हम देखेंगे उनके इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ऑक्सीमेटाजोलिन, दूसरा है जाइलोमेटाजोलिन
और तीसरा है आपका नेफाजोलिन। इन मोस्ट ऑफ द केस जो मार्केट में नेजल स्प्रे आते हैं उनका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ऑक्सीमेटाजोलिन। ये जो स्प्रे हैं वो काफी जल्दी अबाउट 20 to 25 सेकंड्स में आपको नेजल के कंजेशन से रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं, आपके उस ब्लॉकेज को डाइल्यूट करके हटा करके आपके एयर के पैसेज को फैसिलिटेट करेंगे ताकि आप अच्छी मात्रा में एयर यानी कि ऑक्सीजन ले सकें। अब जब हम नेजल कंजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जब हम वहां जाकर के नेजल डीकंजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये जानना तो बनता है कि असल में हो क्या रहा होगा, कंजेशन की मेन वजह के साथ साथ आपके और कौन कौन से फैक्टर होंगे जो उस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ाने में मदद कर रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा बहुत ही रफ तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि असल में कंजेशन के केस में क्या हो रहा होगा और जब हम उसको आपके नेजल डीकंजेस्टेंट अल्फा 1 एगोनिस्ट देंगे तब के केस में जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा और ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कैसे फिर आपको नेजल डीकंजेशन में रिलीफ प्रोवाइड कराएगा, इसको एक छोटा सा डेमो के रूप में देख लेते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर मैं ये मान के चलूं कि ये हमारी नेजल कैविटी है और उसके अंदर का एक पोर्शन है, आपको समझ में आए इसलिए हम एग्जांपल यूज कर रहे हैं। अब इस नेजल कैविटी में अगर कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं है, कैपिलरी इतनी टाइनी है कि आपको दिख नहीं रही है, तो यहां से आराम से एयर का फ्लो होगा। लेकिन अगर किसी कारणों की वजह से, म्यूकस के एक्सेसिव प्रोडक्शन की वजह से, इरिटेशन की वजह से, इरिटेटिव सब्सटेंस के और ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाने की वजह से, वाटर की कमी से या अननोन कोई भी और रीजन की वजह से अगर हमारे जो कैपिलरीज हैं, ब्लड की कैपिलरीज हैं, जो ब्लड के वेसल्स हैं नोस्ट्राइल्स में, नेजल कैविटी में, ये अगर डायलेट हो जाते हैं यानी कि ये चौड़े हो जाते हैं, इनके साइज में थोड़ा सा इनलार्जमेंट हो जाता है, तो वो अब आपके नोस्ट्राइल के नेजल पैसेज को ब्लॉक करना शुरू करेंगे और उसकी वजह से जो एयर का इन होना है वो ब्लॉक होगा और वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है म्यूकस के साथ साथ। ये कैसे होगा, देखिए ये जो आप पेंसिल देख रहे हैं समझ के चलिए कि ये आपकी ये एक ब्लड वेसल्स है, तो इस ब्लड वेसल के छोटे से बड़े हो जाने की यानी कि अब ये बड़ा हो गया है, तो इसकी वजह से ये जो पूरा पैसेज है आप देख सकते हैं ब्लॉक हो गया है। इसके अगल बगल केवल छोटी छोटी जगह बची हैं और ये छोटी जगह ही अलाउ करेगी ऑक्सीजन या किसी भी एयर को मूव करने के लिए। क्योंकि मैक्सिमम जगह इस ब्लड के डायलेट होने की वजह से गिर चुका है, इसलिए अब म्यूकस के साथ ये प्लग कर देंगे और ये हो गई कंजेशन, ये हमको ठीक करना है। तो अब अगर ये ब्लड वेसल है और हमको बात करनी है ड्रग की, ऐसे ड्रग की जो कि अल्फा 1 एगोनिस्ट है, यानी कि ये आपके वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेंगे, तब ये कैसे रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। अब मैं इस पेंसिल को रिलीव कर रहा हूं, यहां से हटा रहा हूं, ये मान के चलते हुए कि अब ये पेंसिल यानी कि जो ब्लड वेसल्स था वो अब कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, तो ये अब आप उसी ब्लड वेसल को मान के चलिए ये छोटा हो गया है, जो पहले बड़ा था पेंसिल के रूप में वो अब कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है। तो आप देखिए कि कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से इसके सराउंडिंग में कितनी ज्यादा एकदम स्पेसियस जगह बन रही है, क्योंकि ब्लड वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से जो जगह घेरा जा रहा था नोस्ट्राइल में वो कम हो गया। तो अब इनके आसपास काफी मात्रा में जगह है, तो आसानी से जो एयर का पैसेज है वो नोस्ट्राइल से होता हुआ हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू लंग्स तक आराम से पहुंच जाएगा। तो ये जो कंजेशन की प्रॉब्लम थी यानी कि आपका जो वैसो डायलेशन था, इसको हमने अल्फा एगोनिस्ट यूज करके वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में बदल दिया। तो एक प्रकार से इस नोस्ट्राइल के पैसेज को ब्लॉक करने के लिए वैसो डायलेशन रिस्पॉन्सिबल था, इसको हमने चेंज करके वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में बदल दिया और इस तरीके से हमारे जो नेजल डीकंजेस्टेंट है वो काम करते हैं। और भी मैं एग्जांपल दूंगा, अगर हमने कहा कि हाउस होल्ड चीजें जो यूज करते हैं वो क्या क्या है, वो कैसे काम करती हैं, तो चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं, फिर हम उनके मैकेनिज्म एक्शन को देखना स्टार्ट करेंगे। अक्सर हम अपने नेजल कंजेशन को दूर करने के लिए इनहेलर का यूज करते हैं। ये जो इनहेलर है इसके अंदर काफी सारे वोलेटाइल ऑयल का एसेंशियल सब्सटेंस रखा हुआ होता है कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में। इनको जब हम इनहेल करते हैं तो ये आपके उन्हीं म्यूकोसा को एक रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं, एक सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपको कंजेशन में रिलीफ प्रोवाइड करेगा। ये जो इनहेलर है इनके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो इनके जो कवर पेज है इनमें देख सकते हैं। ये इनहेलर को हम इस तरीके से यूज अगर करते हैं तो हमारे जो नोस्ट्राइल में ब्लॉकेज वगैरह हैं वो रिलीव किए जा सकते हैं। ये एक इनहेलर की बात हो गई। ऐसे कोई भी और भी वेपोरब जैसे सब्सटेंस आते हैं, चाहे वो विक्स वेपोरब हो या आपके जो कई मल्टीपर्पज ऑइंटमेंट जैसे क्रीम होते हैं वो भी यूज किए जा सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केस जो यूज करते हैं वो हमारे कुछ ऐसे पेन बाम ही है और ये प्रकार से कुछ इस तरह के जो बाम है वो भी यूज होते हैं। इनमें झंडू बाम की कई वैरायटी अवेलेबल है, अमृतांजन वगैरह है, तो इनको भी हम यूज करते हैं अपने कंजेशन को ठीक करने के लिए।
दो चीजें जो ज्यादा इफेक्टिव दिखी हैं वो एक प्रोडक्ट है मार्केट का, लेकिन उसका एंडोर्समेंट हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में बस आपको मैं दिखाना चाहता हूं। वो है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हिमालय के बाम, वो भी आपके लिए काफी अच्छा एक रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं नेजल कंजेशन के केस में। और ये इसके दो वैरायटियां आती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक पेन बाम है और एक कोल्ड बाम है। ये दोनों इफेक्टिव हैं। ये जो कोल्ड बाम है वो खास करके अगर हल्का सा आप नाक के पास रब करेंगे तो ये आपको उसमें रिलीफ प्रोवाइड कराता है, कंजेशन को दूर करने में ये आपकी मदद करेगा, उस इरिटेशन को मास्क करने में मदद करेगा, एक हल्का सा ठंडक एहसास देगा, जिसकी वजह से हम सांस को अच्छे से ब्रेथ अच्छे से ले सकते हैं। और आपने ये कई बार किया है तो आपको इसके बारे में आइडिया होगा। तो इनको आप रब कैटेगरी में डाल सकते हैं, एक वर्टाइल रब की कैटेगरी में इनको ऐड कर सकते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट आते हैं वो एक ऐसे छोटे छोटे कैप्सूल के फॉर्म में होते हैं जिनके अंदर हमारे वोलेटाइल ऑयल रखे हुए होते हैं, और इनको पिंच करने के बाद हम इनको एक किसी भी टॉवेल या हैंकी या रुमाल में रख करके इनको सूंघते हैं तो वो हमारी कंजेशन को काफी हद तक रिलीव करते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। मार्केट में ऐसे कई कैप्सूल आते हैं जो अलग अलग नाम से मिलते हैं, जैसे ये वाला है जाइडस का ब्रेथ वेल। इसके अंदर कुछ वर्टाइल ऑयल भरे होते हैं इस कैप्सूल के अंदर, जिनको हम किसी रुमाल पे अगर रख करके ब्रेक करते हैं तो वो हमारे नेजल की कंजेशन में काफी रिलीफ प्रोवाइड करेगा। अब आप देखिए, ये है एक छोटा सा कैप्सूल जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वर्टाइल ऑयल रखे हुए हैं, और ये एक छोटा सा कपड़ा हमको लेना होगा। तो इस कपड़े पे रख करके इनको हमको पिक करना है। इसको पिक करेंगे तो आपको इसके अंदर जो ऑयल है, ये ऑयल आपको दिखेंगे। ये ऑयल को हमको इसमें पोर करना है। पोर करने के बाद जिस भी पर्टिकुलर पार्ट में ये लगा हुआ है, ये आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने नोस्ट्राइल पे। तो ये आपके जो कंजेशन है, इनकी प्रॉब्लम को ठीक करने में आपकी मदद करेगा। इनके जो कैप्सूल के अंदर लिक्विड है वो याद रखें कि एक कपड़े पे इस तरह से पोर होना चाहिए, और इसके बाद आप दूर से नॉट टच करते हुए आप इसको सूंघ सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है अगर आपका जो ब्लॉकेज है वो थोड़ा सा आपको परेशान कर रहा है, इस केस में आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट कैटेगरी की, तो वह है हमारे नेजल स्प्रे। नेजल स्प्रे के बारे में मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, और ये जो प्रोडक्ट है आपका वो काफी ज्यादा यूज किया जाता है, ऑट्रेविन है। ये फास्ट रिलीफ प्रोवाइड करेगा। अबाउट 25 सेकंड में ये एक्ट करना स्टार्ट करते हैं। इनके अलग अलग वेरिएशन आते हैं, अलग अलग कंसंट्रेशन में आते हैं। 0.05 से लेकर के आगे का कंसंट्रेशन तक भी आएंगे। ये बच्चों के लिए अलग कंसंट्रेशन के होंगे और ये एडल्ट के लिए अलग कंसंट्रेशन के होंगे। तो ये एक सिंपल सा नेजल स्प्रे है। इसको यूज करने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। सिंपल तरीका मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे। ये एक इंपॉर्टेंट है जब के केस में जब आपका जो कंजेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा आपको परेशान कर रहा हो, ब्लॉकेज ज्यादा हो गया हो, तब के केस में हमको यूज करते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि आपकी हाथ साफ सुथरी होनी चाहिए, और आपके जो टिप हाथ हैं वो इस टिप को टच ना करें ड्यू टू कंटामिनेशन, इसकी दिक्कत हो सकती है। इसके बाद आप अपने नाक को अच्छे से साफ करना होता है। नेजल डिकंजेशन को यूज करने से पहले उसको वाटर से साफ कर लीजिए। क्लियर होने के बाद आप अपने सर को थोड़ा सा झुका लें, और आपके नोस्ट्राइल के ईच साइड पे एक एक टाइम पे यूज करना है। तो लेफ्ट साइड में यूज करेंगे तो राइट साइड के नोस्ट्राइल को बंद कीजिए, राइट साइड में यूज करेंगे तो लेफ्ट साइड के नोस्ट्राइल को बंद कीजिए, और इसको एक हल्का सा पुश कर दीजिए। पुश करने की वजह से इनके अंदर के जो कंटेंट है वो एक स्प्रे के फॉर्म में बाहर आएंगे, और आपके नेजल कैविटी में प्रेजेंट ब्लड वेसल्स हैं उन तक पहुंचेंगे, और बहुत ही जल्दी इस ब्लड वेसल्स के फैले हुए पार्ट को यानी कि डायलेटेड पार्ट को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे, और इनके कॉन्स्ट्रिक्शन के हो जाने की वजह से जो आपका कंजेशन था, जो आपका ब्लॉकेज था, वो काफी हद तक कम हो जाएगा, और आपको इससे अच्छा इफेक्ट मिलेगा और आप रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। तो इसका जो कंटेंट है यहां पे आप देख सकते हैं वह है ऑक्सीमेटाजोलिन और हाइड्रोक्लोराइड नेजल सॉल्यूशन। ऑक्सीमेटाजोलिन आप देख सकते हैं नेजल स्प्रे के फॉर्म में है, टॉपिकल के फॉर्म में। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है हमारे नेजल डिकंजेस्टेंट का। तो ये कुछ डेमो था जिसको मैंने आपको दिखाया। अब आखिरी में एक एनिमेशन भी होगा। तो अब बीच में हम ये शुरू करते हैं कि कैसे ये काम करते हैं, कैसे जो हमारे नेजल स्प्रे हैं एज अ नेजल डिकंजेस्टेंट ये काम करते हैं, इनका मैकेनिज्म भी अब हम देखना शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे नेजल डिकंजेस्टेंट के मैकेनिज्म को देखना। सबसे पहला जो पॉइंट है, दे स्टिमुलेट अल्फा 1 रिसेप्टर। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि ये अल्फा 1 एगोनिस्ट हैं, तो ये अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं। कहां पे? ये ब्लड वेसल्स ऑफ नेजल म्यूकोसा के जो आपके अल्फा 1 रिसेप्टर हैं इनको स्टिमुलेट करेंगे। अल्फा 1 रिसेप्टर की जो एक्टिविटी है ब्लड वेसल में वो है वैसो
कॉन्स्ट्रिक्शन। तो अब ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से आपके जो कैविटी है, जो जिसमें ब्लॉकेज हो रहा थी, जो विड्थ बढ़ गई थी, वो कम होगी, तो इसकी वजह से एयर का जो फ्लो होगा वो अच्छा हो जाएगा। दूसरा, दे कॉज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसके बारे में डिस्कस किया। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब आपकी ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना, साइज में छोटा हो जाना ऑफ नेजल म्यूकोसा, और ये किस में रिजल्ट करेगा? दिस विल रिजल्ट इनटू श्रिंकेज एंड रिडक्शन इन द म्यूकस। ये श्रिंक हो जाएंगे ब्लड वेसल्स और म्यूकस का भी प्रोडक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दस दे इनहिबिट और रिड्यूस द कंजेशन, वो कंजेशन को इस तरीके से कम करेंगे, रुकावट को कम करेंगे, एंड इनहिबिट द रेजिस्टेंस ऑफ एयर फ्लो थ्रू नोज। अब यहां पे एक सिंपल सी बात है कि अगर मेरे नोस्ट्राइल में, मेरे नेजल कैविटी में कंजेशन हो गया है, तो उसकी वजह से जो एयर फ्लो है वो इंटरप्ट हो रहा है, वो दिक्कत में आ रहा है, वो प्रॉपर वे में फ्लो नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैं कंजेशन को दूर करूं तो अब ये एयर के फ्लो को नोज से हटा देगा, रेजिस्टेंस को, और वो अच्छे से फ्लो करने लगेंगे। रेजिस्टेंस हटेगा तो फ्लो भी अच्छे तरीके से होने लगेंगे एयर का। आगे देखिए, दे ऑल्सो रिड्यूस नेजल सिक्रेशन, ये साथ ही साथ नेजल के सिक्रेशन को भी रिड्यूस करते हैं ताकि ज्यादा प्लगिंग ना हो सके, ज्यादा एक्सेसिव म्यूकस ना बन सके। तो दे विल स्टॉप फर्दर कंजेशन, तो आगे आने वाले समय में जो कंजेशन हो सकता था इसको भी ये कम करने का काम करते हैं साइमल्टेनियसली वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ साथ। आगे अगर हम बात करते हैं तो इनके एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात कर लीजिए। अगर एक लंबे समय तक इनको यूज करेंगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, और अगर एक छोटे छोटे तरीके से बात करें, एक यूजुअल डोज में बात करें, तो डोज के लेने के रूट के अकॉर्डिंगली इनके अलग अलग साइड इफेक्ट हो सकते हैं। वो क्या क्या है पहले ये देख लें। ओरली अगर लेते हैं तो ये इंसोम्निया कॉज करेगा, नींद में थोड़ी सी प्रॉब्लम कॉज करेगा, अच्छे से नींद नहीं आएगी। दूसरा, ट्रेमर्स कॉज किए जा सकते हैं, ट्रेमर्स के झटके आपको महसूस हो सकते हैं, और इरिटेबिलिटी होगी, नेजल कैविटी में इरिटेशन कॉज होगा अगर इनको ओरल रूट से लिया गया तो। दूसरा, अगर इनको टॉपिकली लेते हैं, नेजल स्प्रे के रूप में लेते हैं, तो ये आपको नेजल इरिटेशन कॉज करेगा, इरिटेट होंगे, थोड़े से आपकी म्यूकोसा में इरिटेशन लगेगा, कुछ ना कुछ ईचिंग जैसी फीलिंग होने लगेगी। दे में ऑल्सो एब्जॉर्ब एंड एक्ट सिस्टेमिकली, ये अगर हम स्प्रे भी करते हैं इनको तो कुछ हद तक ये आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं, और एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में जाएंगे तो डेफिनेटली ये सिस्टमिक इफेक्ट शो करेंगे। और आप जानते हैं कि अल्फा एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट शो करेगा, तो ऐसे पर्टिकुलर पर्सन जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, और अगर लंबे समय तक यूज करें तो ब्लड प्रेशर की बढ़ने की भी संभावना हो सकती है। अब अगर यहां पे देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर इनको लंबे समय तक यानी कि इनको अगर प्रोलॉन्ग यूज किया जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। एट्रोफी ऑफ नेजल म्यूकोसा, दूसरा होगा आपका रिकंजेशन आफ्टर स्टॉपिंग। अगर मैं इसको स्टॉप करता हूं, नेजल डिकंजेस्टेंट के यूज को स्टॉप करता हूं, तो वापस से कंजेशन जनरेट हो सकता है। लॉस ऑफ एफिकेसी ड्यू टू डिसेंसिटाइजेशन, अगर बार बार इनको स्प्रे किया जाएगा तो ये जो रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे हमारे नोज कैविटी में, वो रिसेप्टर के डिसेंसिटाइजेशन की वजह से सेंसिटिविटी इसकी लॉस होती जाएगी और प्रॉपर तरीके से ये एफिकेसी नहीं शो कर पाएंगे। अगला है, दे में कॉज हाइपरटेंशन इन डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हैविंग ऑलरेडी हाइपरटेंशन, मतलब जिनके में हाइपरटेंशन है उनको अगर ये दिया जाए थोड़ा सा वो हाइपरटेंशन कॉज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे पर्टिकुलर पर्सन जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम नहीं है उनके में भी मॉडरेट हाइपरटेंशन तो कॉज नहीं करेंगे, लेकिन फॉर टेम्परेरी बीइंग ये आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है कॉज एनोसीमिया, एनोस्मिया, इसका मतलब होता है कि आपको स्मेल का प्रॉपर पता नहीं चलेगा, इसकी मीनिंग है लॉस ऑफ स्मेल। तो ये एक दिक्कत हो सकती है अगर इसको लंबे समय तक हम यूज कर रहे हैं तो। आखिरी में मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं, इसके बाद एनिमेशन भी आप देखेंगे। इस डायग्राम के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो काम कैसे करता होगा। हालांकि मैंने आपको शुरू में डेमो दिखाया है, उसी के साथ एक एक्स्ट्रा अल्फा रिसेप्टर को ऐड करके हम देखेंगे। ये हमारा जो पहला डायग्राम आप देख रहे हैं, ये हमारी नोज है, ये नोज की कैविटी है, और ये जो ब्लड वेसल है वो डायलेट हो गया है। इस ब्लड वेसल के डायलेट होने की वजह से आप यहाँ पे इसकी विड्थ देख सकते हैं, थोड़ा सा फैल गया है। इसके कारण से इनके यानी कि ब्लड वेसल और नोजल कैविटी के बीच का जो गैप है वो थोड़ा सा कम हुआ, इसलिए एयर को इस तरीके से गुजरना पड़ रहा है। तो कंजेशन थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी के ऊपर मैंने ओवरलाइन किया है।
अब ये जो नोज है इसमें कंजेशन हो गया है, तो इसको ठीक करने के लिए हम नेजल डिकंजेस्टेंट यानी कि अल्फा 1 एगोनिस्ट को यूज कर रहे हैं। तो ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं वो हमारा अल्फा 1 एगोनिस्ट है। ये लेने पे आपके ब्लड वेसल में प्रेजेंट अल्फा रिसेप्टर, दिस इज ब्लड वेसल ऑफ द सेम, यहाँ पे अल्फा रिसेप्टर है, ये यहाँ पे जाके बाइंड होंगे और इनमें बाइंड होने की वजह से क्या होंगे, अल्फा रिसेप्टर पे ये बाइंड हुआ, ये ब्लड वेसल में प्रेजेंट थे, ऑक्सीजन अभी भी ब्लॉक हुआ है, तो आगे जाकर के आप देखिए ये डायलेशन कॉज करते हैं। जैसे ही हमारे अल्फा और रिसेप्टर अपने रिस्पेक्टिव ड्रग को अलाउ करेंगे बाइंड होने के लिए, ये आपका कंस्ट्रिक्शन जो था आपका वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, डायलेशन से अब हट करके कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो गैप देखिए ये बढ़ा हुआ गैप है और इसमें से आसानी से जो हमारे ऑक्सीजन है या एयर है वो मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप चौड़ाई देख रहे हैं ब्लड वेसल के डायलेट होने की वजह से, यहाँ पे देखिए ये इसी एरिया तक सिकुड़ गए हैं, यानी कि एक अच्छा जगह मिल रहा है ताकि हमारे जो एयर है वो आसानी से पास आउट हो सके। सो फ्रेंड, इन छोटे छोटे पॉइंट्स और कुछ डेमोस्ट्रेशन के साथ आज का ये टॉपिक था नेजल डिकंजेस्टेंट, वो एक पार्ट में ही कंप्लीट होता है और इसमें हमने हर एक चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। कई सारी चीजें आपको बुक्स में मिलेंगी और कई चीजों को हमने अलग जगह से एडअप किया हुआ है। तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझें और अगर आप चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रेफरेंस की मैं बात करता हूं तो ये आपको केडी त्रिपाठी में भी मिल जाएगा, लेकिन उससे अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारियां पॉइंट टू पॉइंट आपको मिलेगी पद्मजा उदय कुमार में। तो आज के रेफरेंस के लिए दो बुक हमने फॉलो किए हैं, पद्मजा उदय कुमार मोस्ट ऑफ द केस में, और दूसरा हमने केडी त्रिपाठी को यूज किया है और कुछ लिटरेचर की भी इसमें सर्वे की है। तो ये आपके लिए आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट नोट्स की तरह काम करेगा आपके मेन एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए भी। तो सो एट द लास्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन अभी एनिमेशन इसके बाद है, वो जरूर देखिएगा। थैंक यू।